हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने जितने भी 2 लेसन्स हुए हैं उसके अंदर ये देख लिया है कि किस तरीके से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को समझेंगे। इन ग्राफ्स को स्टडी किया था या इन एक्सपेरिमेंट्स को लिनार्ड और उनके बाद कुछ और साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, और लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन है, वो बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही एल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटोन्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं मैं आपका। तो अभी हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की मदद से और आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट और फोटोन्स के कॉन्सेप्ट की मदद से इन ग्राफ्स को समझेंगे, और साथ के साथ इन टॉपिक्स पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे। As we know that our experimental apparatus consists of a evacuated glass tube having a quartz window, or it can be a glass window also if it is a quartz window. क्वार्ट्ज विंडो क्या करती है, केवल अल्ट्रावायलेट रेज को अपने अंदर से आने जाने देती है, लेकिन अगर ग्लास विंडो लगाएंगे तो वो विजिबल लाइट को भी अपने अंदर से आने जाने देगी। ठीक है, लेफ्ट में आपको एमीटर प्लेट दिख रही है, इसको जनरली हम कैथोड प्लेट कह देते हैं, बट आई यूजुअली कॉल इट एज एमीटर प्लेट। राइट में एनोड प्लेट कह दिया है, बट हम उसको कलेक्टर प्लेट कह सकते हैं because it collect the electron. This is the further connections. With the help of a microammeter we can measure the current that is called as a photoelectric current which is flowing through the circuit. And there is a voltmeter through which, with the help of which we can measure the potential difference across this tube. इस ट्यूब के अंदर जो प्लेट्स लगी हैं उन प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड कर रखा है, हम वो इस वोल्टमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो C is the metallic cathode or emitter plate, A is metallic anode or collector plate, and W is the quartz window. Now when the switch is on, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो कुछ हुआ नहीं, इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा कि कुछ हो रहा है, स्विच ऑन करने से कुछ होने वाला तो नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम इसके ऊपर कोई लाइट डालते हैं तो लाइट डालने से जो लाइट के अंदर जो फोटोन्स हैं, वो जब एनर्जी पैकेट्स हैं, जब वो मेटल प्लेट के ऊपर गिरते हैं तो उसकी वजह से इस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और वो तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस उसको अपने क्रॉस या जो हमने लगा रखा है यहाँ पे अरेंजमेंट, वो इलेक्ट्रॉन्स सामने वाली कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होते हैं और सर्किट पूरा होता है। और सर्किट पूरा होने से यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट फ्लो करता होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। ठीक है, सो ग्लास एज आई टोल्ड दैट इट अलाउज द विजिबल एंड द इंफ्रारेड लाइट टू ट्रांसमिट बट नॉट यूवी लाइट, एंड क्वार्ट्ज ट्रांसमिट यूवी लाइट। When the light of suitable frequency, we know that जब भी लाइट suitable frequency की कैथोड प्लेट पे या एमिटर प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है उस पे गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और these फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड और द कलेक्टर प्लेट, एंड इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता होगा। ठीक है, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से। नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एज वी नो दैट वी हैव a glass tube, and in that glass tube we have a metallic plate on which light is incident, उस पे लाइट गिर रही है, और लाइट जब गिरती है तो it consists of photons. It consists of photons. Now when light fall on it, electrons get ejected. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अब हम स्टडी क्या करना चाहते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब लाइट की इंटेंसिटी का मतलब होता है, अगर मैं फोटोन्स के टर्म्स में बात करूं, कि कितने फोटोन्स या कितने ज्यादा फोटोन्स पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया क्रॉस करके आ रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं ग्रेटर इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, इफ द इंटेंसिटी इज ग्रेटर then there will be greater number of photons that are falling, number of photons, ज्यादा photons गिरेंगे। और अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो लाइट के photons गिर रहे हैं, if there will be greater number of photons falling on the metallic plate, more and more electron will get ejected. So if intensity is greater, there will be greater number of photons that are falling. इंटेंसिटी ज्यादा का सिंपल मतलब यह है कि ज्यादा फोटोन्स गिर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी गिर रही है फोटोन्स के टर्म्स में, और ज्यादा फोटोन्स गिरने का मतलब उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है, और वो सामने कलेक्टर प्लेट पे जाके कलेक्ट होंगे। यू कैन यूज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू वांट टू यूज हियर। ओके, एंड फाइनली you can see that more and more electrons will reach the plate of collector plate,
and you can see that a good amount of current is flowing through the circuit. So simple thing is that if you are going to increase the intensity, we are showing the intensity by a letter L, because I intensity से हम दिखा सकते थे, but I we generally use for the current, so इसलिए हमने y axis पे current दिखाया और x axis पे intensity L दिखाया है. And you can see that if we are increasing the intensity, अगर हम intensity को बढ़ा रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कैथोड एनोड या फिर कलेक्टर एमिटर प्लेट है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 फोटोन्स गिर रहे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए आप ज़्यादा इंटेंसिटी गिर रही है, 4 फोटोन्स गिर रहे हैं. तो इफ ग्रेटर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल्स, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. कम इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कम करंट, इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज, इफ मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एमिटेड एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सर्किट, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में से फ्लो करेंगे तो आपको ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो कम करंट देखने को मिलेगा. हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, हम ये मान रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से यहाँ पे हो क्या रहा होगा, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड. बट हम ये भी मानकर चलेंगे कि ये जो लाइट गिर रही है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की है, दैट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं है तो जितनी मर्जी इंटेंसिटी आप डाल लो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो ये भी मान के चल रहे हैं कि फोटोन्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है. फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी the photoelectric current increases linearly with increase in intensity of incident light. ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो देखने को मिलता है कि करंट भी लीनियरली बढ़ता है. अभी इसमें रीजन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट पहले दे रखा है, लेकिन क्योंकि आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की पढ़ चुके हो, फोटोन्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपको उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट क्यों बढ़ रहा है. इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इट मींस यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द एमिटर प्लेट, और अगर फोटोन्स बढ़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो ज्यादा करंट आपके सर्किट में से फ्लो करेगा, बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड मोर चार्ज मतलब पर यूनिट टाइम अगर फ्लो कर रहा है मतलब ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है. नाउ लेट अस स्टडी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इन ब्रैकेट यू मे राइट एट डिफरेंट इंटेंसिटीज. ओके, नाउ you can see that on x-axis we are showing the potential of A मतलब जो सामने एनोड प्लेट है या कलेक्टर प्लेट है उसका ये हम क्या दिखा रहे हैं, पोटेंशियल दिखा रहे हैं, और y एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस. नाउ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी भी इंटेंसिटी पे इस तरह का ग्राफ आने का मतलब क्या है. ये हमारे पास एमिटर प्लेट है जिसका काम है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, और सामने जो प्लेट है वो हमारे पास कौन सी प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है जिसका काम है उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना. और यहाँ पे आप वो ग्लास ट्यूब इमेजिन कर सकते हैं, अभी मैं नहीं बना रहा हूँ. यहाँ पे ये सारा कुछ एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में हो रहा है, ये बैटरी है और यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, एंड हियर अगेन यू कैन यूज अ पोटेंशियल डिवाइडर और यू कैन से रियोस्टेट, जिससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं एमिटर और कलेक्टर के अक्रॉस. अब हम क्या कहेंगे, मान लो यहाँ पर लाइट गिर रही है, लाइट इज फॉलिंग, और जब लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ फोटोन्स गिर रहे होंगे उसके ऊपर, और हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये वाली इधर नहीं लगाकर इधर लगा रखा है इसको. तो जब हमने इसको इधर लगा रखा है मतलब हमने रियोस्टेट पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ला रखे हैं हम लोग, तो इसका मतलब होगा ये कि अगर मान लो ये मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट कि 4.9 वोल्ट, क्योंकि इस पे बहुत हाई रेजिस्टेंस आ गया है तो ज़्यादातर वोल्टेज जो है वो रियोस्टेट के क्रॉस ही आ जाएगी, और मुश्किल से जो बच गई है 0.1 वोल्ट फॉर एन एग्जाम्पल वो इस एमिटर और कलेक्टर प्लेट के क्रॉस आ रही होगी. अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर लाइट तो गिर रही है, मतलब फोटोन्स तो गिर रहे हैं, फोटोन्स की एक स्ट्रीम तो गिर रही है किसके ऊपर, एमिटर के ऊपर, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन कलेक्टर प्लेट उसको कलेक्ट नहीं कर पा रही होगी अच्छी तरीके से. क्यों? क्योंकि एमिटर और कलेक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है. अब देखो आप सोचोगे कि फोटोन गिरे तो जैसे मेटल प्लेट के ऊपर फोटोन गिरे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए होंगे, चलो हो भी गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं जो फोटोन अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी से यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. अब जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एंड दे आर गोइंग टू एमिटेड फ्रॉम द एमिटर प्लेट, दे शुड गेट कलेक्टेड ऑन द कलेक्टर प्लेट. बट द थिंग ओके दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल, ये सारी कुछ हमें बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे 0.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है
वो इतना कम है, 0.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो इतना कम है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जो निकलते जा रहे हैं मेटल की प्लेट से, वो उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पे नहीं है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हैपेंस कि जो हमारे पास, अगर हम इसको ध्यान से यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एमिटर प्लेट है उसके ऊपर लाइट गिरती जा रही है, फोटॉन्स आते जा रहे हैं, और लाइट के गिरने से उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे ऐसे यहाँ पे डॉट्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हम कुछ दिखा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा देते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए हैं, यहाँ पे मतलब बिल्कुल मेटल प्लेट के नियर अबाउट कलेक्ट हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि जो फर्दर मतलब जो यहाँ इसके अंदर और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर जो और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको इजेक्ट नहीं होने दे रहे, मतलब वहां पे एक तरह का स्पेस चार्ज डेवलप हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। ये डेवलप हुआ क्यों, वाई दिस स्पेस चार्ज गेट डेवलप्ड नियर अबाउट दिस एमिटर प्लेट। हो क्या रहा है, लाइट गिर रही है, अच्छी खासी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी सही है उसकी, जितनी होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बट वो एमिट होने के बाद जितनी तेजी से वो एमिट हो रहे हैं और निकल रहे हैं मेटल प्लेट के, तो वो मेटल प्लेट के आसपास ही रह जाते हैं, क्योंकि जो सामने वाली कलेक्टर प्लेट है, जो सामने वाली कलेक्टर प्लेट है वो उसके कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पे नहीं है, इतनी हाई पोटेंशियल पे नहीं है, समय पोटेंशियल बहुत लो है, तो इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से वहां जा नहीं पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहीं जमा होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेस चार्ज कलेक्ट हो जाता है, जो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं होने देता है। तो देखने को क्या मिलेगा, अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर वी आर प्लॉटिंग, इफ यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन, इफ यू आर प्लॉटिंग, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें like this, on x-axis we are showing potential or potential difference between the emitter and the collector plate, and on y-axis we are showing the photoelectric current, PEC means photoelectric current in microamperes। if you see कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही मामूली सा है, बहुत कम है, 0.1 वोल्ट के आसपास, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना नहीं बन पाता है। यहाँ पे आपको पता है कि इस जगह पे हमारे पास एक माइक्रो एमीटर लगा होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो लाइट अच्छी खासी गिर रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है, और वो सामने वाली प्लेट पे पहुंच भी नहीं पा रहे, और ऊपर से लाइट गिरने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं एमिट, क्योंकि वो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेस चार्ज पड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है और बाहर निकलने नहीं दे पा रहा है। तो आप देखते हैं कि आपके पास शुरू में एक लाइट गिरने की वजह से एक स्पेस चार्ज बन रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, यार वालों इतना है, इतनी वोल्टेज पे 0.1 वोल्टेज पे बहुत ही थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक सा फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इफ वी से दैट दिस वैल्यू इज 0.1 वोल्ट, वेरी लो, और इस पे हमारे पास इतना करंट होना चाहिए, तो करंट इतना है। अब मान लेते हैं कि आप इन दोनों के अक्रॉस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट का, बहुत मामूली सा, उसको आप क्या करते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस, आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं 0.1 वोल्ट को। कैसे करेंगे, वो आपको सिंपल सा काम है, रियोस्टेट को नॉब को पीछे खिसकाते जाएं, तो इसके क्रॉस मान लो 4 वोल्ट आ गया, तो अब 5 में से 4 वोल्ट बैटरी का, तो इस पे रह गया, तो अब 0.1 नहीं, अब इसके क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नाउ हैज बिकम ग्रेटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के बीच में, ये जो प्लेट्स हैं, कलेक्टर प्लेट, एमिटर प्लेट, इनके बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो स्पेस चार्ज है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन का जो एक बादल जैसा क्रिएट हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे हैं, आपस में रिपेल भी कर रहे होंगे, बट वो छोड़ कर नहीं जा पा रहे हैं सामने वाली प्लेट को, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है मेटल की प्लेट में से, तो वो एटम को आयनाइज कर देता है, तो वो एटम के प्लस चार्ज की वजह से वहीं पे ही कहीं ना कहीं कलेक्ट होकर रह जाता है। थोड़ा बहुत वो काइनेटिक एनर्जी वजह से जाते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत करंट है यहाँ पे, देयर इज लिटिल बिट ऑफ करंट, बट व्हाट हैपन्स जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से ये स्पेस चार्ज यहाँ से छटने लगता है, जैसे बादल छट गया ना, बारिश के बाद वहाँ से बादल हट जाते हैं, तो वो जो पानी उसमें से निकल जाता है बादलों में से, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे जो स्पेस चार्ज में से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट गेटिंग कलेक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, ठीक है। जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो बादल था या स्पेस चार्ज सा कलेक्ट हो गया था एमिटर प्लेट के पास, अब वो छटना शुरू हो जाता है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स गेट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट, ठीक है, वो कलेक्टर प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बढ़ता है। तो करंट अगर हम देखें तो हमारा करंट पहले कम था, अब करंट पहले इतना था, अब करंट इतना हो गया है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा स्पेस चार्ज
यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पेस चार्ज कलेक्ट हो गया था अब गायब हो जाएगा। अब क्या होगा, लाइट गिरेगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब पहले से पड़ा हुआ स्पेस चार्ज जो क्या कर रहा था ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो गया था, वो रिपल्शन की वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकलने नहीं देता था, ठीक है। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे धीरे धीरे स्पेस चार्ज में से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे कलेक्टर प्लेट की तरफ, तो करंट बढ़ा। लेकिन एक टाइम बाद आप देखोगे कि जितना इलेक्ट्रॉन लाइट गिरती है, 10 फोटोन्स गिरते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सामने वाली प्लेट पे पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई रिपल्शन नहीं है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकलने से कोई रोक सके। और अब ये भी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन है जिसमें से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट की तरफ जा सके। तो आप देखोगे कि एक टाइम बाद आपका पोटेंशियल बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। तो आई एम प्लॉटिंग इज लाइक दिस अगेन, कि अगर आप पोटेंशियल को 0 की जगह 0.1, फिर मान लो मैंने 1 ही बोल दिया, फिर 2 वोल्ट, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे करंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो स्पेस चार्ज है उसमें से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर वाली प्लेट की तरफ कलेक्ट होते हैं। लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है कि स्पेस चार्ज गायब हो जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन जितने जा सकते थे वो चले गए, और अब करंट कांस्टेंट हो जाता है, अपने मैक्सिमम को रीच कर जाता है, और जितनी लाइट गिरती है उतने ही फोटोन्स गिरते हैं, जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली कलेक्टर प्लेट पे जाके कलेक्ट हो रहे हैं। एंड जब इलेक्ट्रॉन पहुंचते होंगे तो वो मेटल की वायर्स में से जाकर माइक्रो एमीटर में करंट पास करते होंगे, और वो करंट पता चल जाता है कि कितना फ्लो कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ करंट यहाँ पे शो कर रहे होंगे उनके फ्लो की वजह से। तो यानी कि करंट अब बढ़ नहीं रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक अभी मैंने जितना भी टाइम लगाया वो आपको ये समझाने के लिए लगाया कि ये ग्राफ इस तरह से क्यों आ रहा है। कि वो आपने तो जैसे ओम्स लॉ में पढ़ा है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी हैं ना, अगर V इंक्रीजेस तो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स आपने ओम्स लॉ में पढ़े हैं, बट उस तरह का ग्राफ यहाँ देखने को मिल नहीं रहा है कि आप ओम्स लॉ वाली बात नहीं कह सकते। यहाँ तो ग्राफ कुछ ऐसा है, 0 पे कुछ ना ऑलरेडी करंट चल रहा था, और फिर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा तो करंट बढ़ा, लेकिन वो कर्व की तरह बढ़ा और बाद में वो कांस्टेंट भी हो गया। मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ तो मेरा करंट कांस्टेंट हो गया। इवन ये ग्राफ क्या बता रहा है हमको कि अगर इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, मतलब 0 वोल्ट ही हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, फिर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट कलेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट गिरती है वो लाइट कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। फोटोन्स की कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाती है। ये हमने आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में पढ़ा था। लेकिन जो बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मैनेज कर लेते हैं सामने वाली प्लेट पे पहुंचने पे, जबकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों के अक्रॉस। ये सारी बातें आपने मेटालिक कंडक्टर्स में नहीं पढ़ी थी। ये थोड़ा अलग ही कंडक्टर है, एक तरह की वैक्यूम ट्यूब है जिसमें से लाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं? सामने वाली कलेक्टर प्लेट पर पहुंच जाते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की बदौलत भी, अगर उनको कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना भी मिले। लेकिन बहुत थोड़े, शुरू में बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाते हैं, और धीरे धीरे जब हम इसलिए स्पेस चार्ज बन रहा है क्योंकि वहाँ पे कलेक्ट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लाइट गिरने की वजह से, लेकिन पहुंच नहीं रहे सामने वाली प्लेट पे। फिर धीरे धीरे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, फिर हम देखते हैं कि करंट बढ़ता है, और करंट फिर बाद में कांस्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जितने फोटोन्स उतने इलेक्ट्रॉन निकले और उतने इलेक्ट्रॉन पहुंच भी सामने वाली प्लेट पे। तो आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा ये कैसे इंक्रीज हुआ है। अब ये ग्राफ का एक साइड है जो आपने राइट साइड इधर वाला साइड पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में ग्राफ को हम नेगेटिव साइड में भी पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी द ग्राफ ऑन द नेगेटिव साइड। अगर आप सामने वाली प्लेट को, जनरली तो हम यही सोचेंगे कि लाइट गिरेंगे, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, इसको हमने प्लस से जोड़ रखा है बैटरी के। हम ये तो सोचते हैं कि अगर हम नेगेटिव को यहाँ से और इसको पॉजिटिव से जोड़ रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड दिस इज द ट्रुथ ऑल्सो। बट व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हम लोग सामने वाली कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव की जगह, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दें, और रादर एमीटर की प्लेट को पॉजिटिव पे कर दें, स्टिल अगर हम ऐसा कर दें, मतलब ये वाली चीज को हम पॉजिटिव पे कर दें और ये वाली चीज को हम नेगेटिव पे कर दें, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल होकर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उनको तो फोटोन से एनर्जी मिली हुई है, उनको फोटोन से क्या मिली हुई है? एनर्जी मिली हुई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फिर भी सामने वाली प्लेट की तरफ पहुंच पाते हैं। लेकिन उसकी भी एक हद होगी। अगर मान लीजिए मैं इसको अच्छे खासे नेगेटिव, यहाँ पे मान लो मैंने एक सेल और लगा दिया, अगर मैं इसको अच्छा खासा नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दूं और इसको पॉजिटिव पे कर दूं, तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन भी जवाब दे जाएंगे और वो वहां पे सामने वाली प्लेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। और इस पोटेंशियल को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं और सामने वाली प्लेट पे रजिस्टर ही नहीं हो पाते, कलेक्ट ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से माइक्रो एम्पियर एमीटर कुछ भी करंट नहीं शो करता, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट उस पॉइंट पर आके स्टॉप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर मैं इस ग्राफ को नेगेटिव साइड पे दिखाऊं तो 0 पे फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, लेकिन नेगेटिव कर दिया तो आपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए और मुश्किल क्रिएट कर दी सामने वाली प्लेट पे पहुंचने के लिए। और अगर आप नेगेटिव पढ़ाते जाएंगे तो आपका ग्राफ ड्रॉप डाउन टू 0। सो प्लीज ऑल ऑफ यू केयरफुली सी दिस ग्राफ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस पे जो हम दिखा रहे हैं और सामने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं? पोटेंशियल ऑफ
सामने वाली प्लेट कलेक्टर प्लेट जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है उसका पोटेंशियल. So you can see that on the positive side when we increase the potential you can see that the current is increasing and at some time it becomes constant. लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव साइड पे भी दिखाऊंगा तो भी ऐसा नहीं कि एकदम से जीरो हो जाएगा, it becomes zero slowly and there is some negative potential of collector plate at which the photoelectric current becomes zero and that potential is called as stopping potential. So I think सबको समझ में आया होगा कि ये शेप कैसे बनी है. So I think the shape is clear to you. Okay. Now this shape is again being formed in this animation or PPT. X-axis पे potential दिखा रखा है और Y-axis पे current दिखा रखा है. You can see that as the potential is increasing, the current is also increasing, but up to a certain limit, and then it becomes constant, and that is showing the saturated photoelectric current. ये saturate हो गया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता photoelectric current. अब आप यहाँ पे दो अलग-अलग intensities पे ग्राफ देख रहे हैं, and L2 is greater than L1. एंड सेचुरेशन फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी आप देख सकते हो कि L2 इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो करंट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और उस पर कम है तो कम आ रहा है. अब फॉर अ फिक्स्ड इन फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट की वो क्या हो रही है, अगर वो भी कांस्टेंट है फिलहाल तो एक L1 के लिए, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एनोड. व्हेन द फोटोइलेक्ट्रॉन रीच द प्लेट करंट बिकम्स मैक्सिमम. जब सारे के सारे ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब रीच कर पाते हैं सामने वाली प्लेट पे तब उस समय हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम बन जाता है और उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट. अब जब हम पोटेंशियल को कम करते हैं तो करंट जीरो नहीं होता है, जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं होता है, वो फिर भी वहां पहुंच पाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ इवन इन द यहाँ लिखा भी हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जब कोई पोटेंशियल होगा भी नहीं तब भी कुछ या फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज कर पाएंगे और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वहां पे पहुंच पाएंगे. जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाता है तब एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर ऐसा होता है जिसे हम कट ऑफ पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. जब सैचुरेशन तब फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. और एक इंपॉर्टेंट बात, ये दो ग्राफ हैं लेकिन आप देखोगे दोनों ही ग्राफ एक साथ एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जीरो हो रहे हैं. VS लिखा हुआ है या V0 भी लिख सकते हैं, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दोनों के लिए सेम है. तो इसलिए आप ध्यान रखें. देखो होगा क्या, अगर मान लो ये हमारे पास अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, मतलब एक अपरेटस का सिस्टम बना रखा है और ये हमने दूसरा बना रखा है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिर रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी इस बार क्या है, ध्यान से समझेंगे. फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है. तो यानी कि यहाँ पे गिरने वाले फोटोन्स की जो एनर्जी है h न्यू वो क्या होगी, मान लो ब्लू कलर में दिखा रहे हैं तो ब्लू कलर की लाइट गिर रही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी है. इंटेंसिटी ज्यादा कैसे, मान लो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्च है या जो लाइट है, बल्ब है जिससे लाइट गिर रही है वो प्लेट से दूर रखा हुआ है और यहाँ पे जो टॉर्च बल्ब है जहाँ से लाइट आ रही है वो उसके पास आ गया. अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को मेटल की प्लेट के क्लोज ले आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो कुल मिला के हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो सेम है. इस केस में भी, फर्स्ट केस में केस 1 और इसे हम बोलेंगे केस 2. तो केस 2 और केस 1 दोनों में आप देख सकते हो कि जो लाइट की अंदर जो फोटोन्स आ रहे हैं, फोटोन्स की जो एनर्जी है उसमें भी h न्यू है, इसमें भी h न्यू है. ठीक है, तो जब h न्यू एनर्जी के फोटोन्स यहाँ पर गिरते होंगे और उस वाले केस में भी गिरते होंगे, बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे एग्जाम्पल के तौर पे और यहाँ पे 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी. वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम. क्यों, क्योंकि आपने सेम एनर्जी वाले फोटोन गिरे हैं. मान लो 100 एनर्जी वाले फोटोन्स गिरे हैं, 20 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई होगी दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों सब कुछ सेम ले रखा है हमने, और 80 जो बची होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी. तो यानी कि वहां पे भी जो फर्स्ट केस में भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो 80 काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे होंगे. 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वॉट एवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा हो गया, चलो जो भी कुछ वैल्यू किसी सिस्टम में 80 की एनर्जी के साथ निकल रहे होंगे और दूसरे वाले केस में भी 80 के साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे. लेकिन वहां 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वहां 2, केवल इतना अंतर है. तो अगर हमें रोकना है 80 वालों को, एनर्जी वालों को, तो यानी कि इनको रोकने के लिए जो अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, सामने वाली प्लेट को मैं कितने मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखूं कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टॉप हो जाएं, तो जितना पोटेंशियल मेरे को इस केस में लगाना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल मेरे को इस केस में भी लगाना पड़ेगा. मतलब हमें कोई अलग अलग पोटेंशियल नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी कि रोकने के लिए जो उनको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो दोनों में सेम लगेगा. बस वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे 4 हैं, तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से वहां ज्यादा करंट बनेगा और पहले केस में कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं तो वहां पे कम करंट बनेगा.
तो जो ये आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये ग्राफ आप अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लें और इसके पीछे का जस्टिफिकेशन भी याद रख लें कि आप देख सकते हैं कि दोनों के जो ग्राफ्स हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट पर आके नेगेटिव वाली साइड पे ज्वाइन हो रहे हैं। यानी कि दोनों केसेस में अगर इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है या इससे ज्यादा कोई और तीसरा केस भी आ जाएगा, इफ एनी अनदर केस ऑल्सो अराइजेज, मतलब इस तरह के 3-4 जितने मर्जी केसेस जाए, लाइट की इंटेंसिटी जो मर्जी हो जाए, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी L1 है, यहाँ पे मान लो L2 है, यहाँ पे L3 है। अगर आपकी L3 ग्रेटर है L2 से और L2 ग्रेटर है L1 से, तो आप कह सकते हो कि आपका जो सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो मैक्सिमम वैल्यू एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान आपकी आ सकती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, वो ज़्यादा होती जा रही है। आपका सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ रहा है इंटेंसिटी के साथ। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ज़्यादा फोटोन्स गिरना, और ज़्यादा फोटोन्स गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो ज़्यादा करंट बनने को देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, सो इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, what happens that only the saturated photoelectric current increases, but क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, केवल इंटेंसिटी बढ़ाई है, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आपने इसका ग्राफ भी बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, जहाँ पे आपने दिखाया था कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कैसा आया था, कुछ इस तरह का। ये पीछे हमने डॉटेड ज्वाइन किया था, तो ये समझाने के लिए कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। तो यू कैन सी दैट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, बट इन दिस केस वी आर सेइंग दैट कि हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, केवल इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ने से ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे मेटल प्लेट पे, और ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे मेटल प्लेट पे तो ज्यादा करंट देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टिल उतना ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आएगा। व्हेन वी इंक्रीजेस द intensity of light, only the saturated photoelectric current increases but the stopping potential remains same। ठीक है, अब अगला केस करते हैं। पिछले केस में मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जो हमने ये सेकंड नीचे जो ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें हम पोटेंशियल का चेंज या कर रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये देख रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आता है, उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, इंटेंसिटी को बढ़ा घटा रहे थे या इंटेंसिटी को बदल के देख रहे थे। दो ग्राफ जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे थे। अब जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे और इंटेंसिटी को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। यहाँ पे वो ऊपर वाला ग्राफ मैं आपको करा चुका। नाउ यू कैन सी दैट हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ग्राफ बना रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू1 पे बना रहे हैं, और देयर इज वन मोर ग्राफ विच वी आर ड्राइंग एट सम अनदर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज न्यू2। Here what is different और contrasting from the previous case, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को बदल के देख रहे थे, वहाँ पे हमारा जो सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट था वो अलग अलग था, इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ रहा था, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेम है, लेकिन जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग है। तो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1 and saturation photoelectric current is constant. Now let's try to understand why this is happening. Okay, so हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मान लो ये एक कलेक्टर प्लेट एमिटर प्लेट वाला सिस्टम जो एक ग्लास ट्यूब में होता है, एमिटर प्लेट एंड दिस इज द कलेक्टर प्लेट। ओके, नाउ वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो एक्चुअली वी नो दैट कि अगर हम बात करें रेड लाइट की, विप ग्योर जो हम सुनते हैं उसके अंदर जो, जैसे कि हम विबग्योर में देखते हैं कि जो रेड कलर की लाइट होती है वो ज़्यादा वेवलेंथ या कम फ्रीक्वेंसी की होती है, और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है वो आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, और ऐसी वायलेट और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एमिटर कलेक्टर प्लेट है और एमिटर बहुत ही फोटो सेंसिटिव है और इसके ऊपर रेड कलर की लाइट गिर रही है, और अभी मैं दो ही फोटोन्स आते हुए दिखा रहा हूं। और अगर हम ये पूरा का पूरा जो हमारा अपरेटस है वो सेम रखें, मतलब वही मेटल की एमिटर प्लेट, वही कलेक्टर प्लेट, मतलब सब कुछ सेम हो, और इसके ऊपर फिर हम क्या कर रहे हो, इसके ऊपर सामने से, बाकी अपरेटस में मैं नहीं बना रहा हूँ बट ऐसा मान सकते हैं कि बना हुआ है वो, ठीक है, और इसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट गिर रही है और पहले वाले केस में रेड कलर की लाइट गिर रही है। तो अब ये मान लेते हैं कि पहले केस और दूसरे केस में भले ही फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फर्स्ट केस में फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी है न्यू1 वो कम है, और जो दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, बट समहाउ वी हैव मैनेज्ड द इंटेंसिटी टू बी सेम। इंटेंसिटी हमने कुछ भी करके सेम रखी हुई है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे
कि इंटेंसिटी सेम है तो यानी कि लगभग हम क्या कहेंगे, फोटोन्स जो फॉल कर रहे हैं वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो इसमें से एमिट हो रहे होंगे वो भी संख्या में क्या होंगे, मतलब आप कह सकते हो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे होंगे वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजेक्ट हो रहे हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे कि दोनों केसेस में दो दो, मतलब ये समझने के लिए एक्चुअली में 2 नहीं होते होंगे, बहुत सारे भी हो सकते होंगे, लेकिन जस्ट समझने के लिए तो आप क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की से अगर हम रेड कलर की जगह ग्रीन कलर की लाइट यूज करते तो हमारी फ्रीक्वेंसी लाइट की जो हम यूज कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गई है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से लेकिन कुछ हुआ ये नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फर्क, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी भले ही यहाँ पे आप कह सकते हो चेंज हुई है, बट हम जो कह रहे हैं इंटेंसिटी है वो इस बार क्या है, सेम है। जबकि पिछला केस जिसमें हमने डिस्कस किया था वहां पे इंटेंसिटी बदली थी, फ्रीक्वेंसी सेम रही थी। तो फ्रीक्वेंसी बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर यूनिट टाइम जो पर यूनिट टाइम इसमें से रिलीज हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स जो यहाँ पे गिर रहे हैं वो सेम है। तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस बात पर डिपेंड करता है कि कितने फोटोन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करा पा रहे हैं, और वो सेम है, इसलिए यहाँ पे आप क्या कहोगे कि सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होता क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, आप एच न्यू रेड कलर का फोटोन की जगह NU1 की जगह HNU2 ग्रीन कलर के फोटोन की लाइट डाल रहे हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और अगर आपने एनर्जी बढ़ा दी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो होगा V02, और यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो V0, या अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी V स्टॉपिंग से भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो आपका कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि आपने कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डाली, तो कम एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हुए, और उनको रोकने के लिए हमें कम पोटेंशियल भी चल जाएगा। सामने वाली प्लेट को अगर मैं कम नेगेटिव पोटेंशियल पे भी करूंगा तो भी वो रोक सकता है, उसको मिनिमम पोटेंशियल उसको रोकने के लिए कम लगेगा हमको। लेकिन ये वाली प्लेट में क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वो भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे होंगे, तो उनको रोकने के लिए जो हमारे को स्टॉपिंग पोटेंशियल लगने वाला है V02 वो भी हमें ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप दोबारा से देखिए। हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो हमारा करंट बढ़ता जाता है और वो सैचुरेशन को रीच कर जाता है। लेकिन जब हम नेगेटिव साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो हम देखते हैं जितना ज़्यादा हम नेगेटिव करते जाएंगे पोटेंशियल को, उतना ज़्यादा हमारा करंट कम होता जाएगा और एक टाइम पे ड्रॉप डाउन टू 0, और जिस पॉइंट पर आके वो 0 हो जाता है उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर हम रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट यूज़ करना शुरू कर दें तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज हो रहे हैं। तो फॉर द फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, और वो सैचुरेशन को रीच करेगा। अगर हम एक ग्राफ को देखें वो तो हमारा पहले जैसा ही है, अगर हम एक पर्टिकुलर ग्राफ को देखें, लेकिन जब सैचुरेशन करंट की बात करें तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम होता है। मतलब अगर इंटेंसिटी सेम हो और फ्रीक्वेंसी बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैचुरेशन पे, करंट पे इस बार। और व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज एंड टेकन बिलो 0, अगर हम पोटेंशियल को कम करते करते नेगेटिव साइड पे ले जाएं तो हम देखते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं। अभी फिलहाल इन स्लाइड्स में रीजन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको साथ साथ रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आपके नोट्स में भी एक पैराग्राफ ग्राफ को एक्सप्लेन करता हुआ होगा और दूसरा पैराग्राफ नोट्स में जो आप देख रहे होंगे उसका रीजन एक्सप्लेन करता होगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि हम पहले से ही जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो पढ़ चुके हैं। और जो वापस पे थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट लाइट की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे कि फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। वो आपने देख लिया। अगर आप ग्राफ बनाएं यहाँ पे, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी और सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में आप देखेंगे इट विल बी कांस्टेंट। अब ये वाली बात आप यहाँ पे दोबारा से देखें कि मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी रखी लेकिन फिर भी मेरा सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहा, सेम। इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती भी रहे, हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा होनी चाहिए तभी कुछ करंट देखने को मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि आपका सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और जबकि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
ये वाला जो ग्राफ है ये मैंने आपको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आपको पता है ये ग्राफ कैसा आता है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। नाउ लेट अस कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आर लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। एंड ये कोई लॉज कोई अलग बात नहीं बताई, जो बातें हमने अब तक पढ़ी हैं उसको हम एक तरीके से लॉज में समराइज कर रहे हैं। फॉर अ गिवन सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल howsoever the intensity of the incident light may be। आप क्या कह रहे हैं कि जब तक आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं डालेंगे मेटल सरफेस के ऊपर, तब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। आप जितनी मर्जी ज्यादा इंटेंसिटी रख लें लेकिन उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं कि अगर मान लो आपके पास एक ग्लास शीट है, आपके पास एक ग्लास शीट है, ओके, उस ग्लास शीट को आप तब तोड़ देंगे जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास मान लो थर्मोकॉल बॉल्स है, आप 4 थर्मोकॉल बॉल्स की जगह 10 थर्मोकॉल बॉल्स डाल लीजिए, जितनी मर्जी थर्मोकॉल बॉल्स डाल लीजिए, ये ग्लास शीट नहीं टूटने वाली। ओके, ऐसा ही इसमें है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अगर आप जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा लो, जितने ज्यादा फोटोन्स गिर लो, ठीक है, लेकिन जब तक आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप हर एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। संख्या बल से या फिर ज्यादा इंटेंसिटी रखने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये ग्लास शीट थर्मोकॉल बॉल से नहीं टूटेगी। पत्थर डालोगे, एक भी डालोगे तो टूट जाएगी। इसको समझने का तरीका या फिर आपको एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको कि मेटल सरफेस के ऊपर जब तक आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट नहीं मेटल सरफेस पे डालोगे, तब तक उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाने के लिए। जब तक उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं डलेगी तब तक उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जितनी मर्जी इंटेंसिटी आप रख लो। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट होंगे एमिटर प्लेट में से, मेटल प्लेट में से, जो हम क्या कहते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जितने ज्यादा हम फोटोन्स गिरेंगे उतने ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा। सो द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लाइट में कितने ज्यादा फोटोन्स फॉल कर रहे हैं, वो फोटोन्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब फोटोन्स कितने गिर रहे हैं। नेक्स्ट, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency provided the frequency is above threshold। देखो ये वाली बात तो हमेशा बोलेंगे, is above threshold frequency। अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं और आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ एनर्जी तो ठीक है इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करने के लिए चाहिए, लेकिन जो भी बचेगी वो क्या बन जाएगी, इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। सो इफ ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उल्टा आप यहाँ से एक बात और कह सकते हो कि इनको रोकने के लिए जो सामने वाली प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, वो भी हमें ज्यादा लगेगा। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, then more will be the greater will be the kinetic energy of the ejected photoelectrons, and there will be more negative stopping potential will be required to remove such to stop such electrons. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of the incident light। आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो कम है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, सो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ मतलब फोटोन्स बढ़ा रहे, फोटोन्स बढ़ाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, बट उनके एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी डू नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। जैसे ही फोटोन सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जैसे ही एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का फोटोन मेटल सरफेस पे गिरता है और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियसली हो जाता है 10⁻⁹ सेकंड में, मतलब इतने कम समय में जैसे ही फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, इट टेक्स वेरी लेस टाइम, लेस देन 10⁻⁹ सेकंड्स, एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज 1-to-1 प्रोसेस। मतलब हर एक फोटोन
अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एवरी फोटोन, फॉर एवरी फोटोन देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पे जाके प्रॉपरली इम्पिंज हो जाए, ठीक है। तो दिस आर द 6 पॉइंट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम examination point of view, and these are known as laws of photoelectric emission. I can also write this as like this, on y on one we can या कुछ मैच द कॉलम वाली चीज हम करेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में मैं लिख रहा हूं फर्स्ट थिंग सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और उसको मैं यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा ना, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे जो कॉलम 1 में लिख रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और मैं ब्रैकेट में एक चीज़ और लिख रहा हूँ वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है कि जितने ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतना ज़्यादा उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे पे आपस में बातें डिपेंड करती हैं। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी, और एक चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ मैं फ्रीक्वेंसी। तो आप 4 बातें, 6 में से 4 बातें तो यहीं से समझ सकते हो कि जो आपकी सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, या नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की। ये चीज़ इस पे डिपेंड नहीं करती, ये वाली जो चीज़ है मतलब सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जो आपका, वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पे उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और आप क्या कहेंगे कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो मतलब फर्स्ट पे डिपेंड करता है, सेकंड पे डिपेंड करता है, कॉलम 1 कॉलम 2 में अगर आपको याद रखना है। और फर्स्ट पे तो करता है लेकिन सेकंड पे नहीं करता, और सेकंड पे कर रहा है मतलब ये वाली बात इस पे तो डिपेंड करती है लेकिन ऊपर वाली बात पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है। और उसके अलावा जो 2 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास जब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा जब तक आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा की लाइट नहीं डालेंगे। और जो छठा पॉइंट था वो ये था, या एक पॉइंट ये था कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और उसमें एक पॉइंट और भी था कि ये 1 to 1 प्रोसेस है। तो ये सारी बातें हमने मिलनी पड़ी, मतलब कि कौन किस पे डिपेंड करता है एक तो हमें ये पता होना चाहिए, और कौन किस पे डिपेंड नहीं करता है ये भी पता होना चाहिए। ओके, सो बाकी हम कुछ बातें अगले लेसन में करेंगे, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है। फोटोन्स की प्रॉपर्टीज वी हैव टू डिस्कस, एंड अदर देन दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द डुअल नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे थे, तब हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।